गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। कल की क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपका फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया ईस्टर्न हिमालयन को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते हुए आगे बाकी दोनों हॉटस्पॉट्स के बारे में रीड करेंगे। देखिए क्या पॉइंट है इसमें। एक कल हमने गंगटिक डेल्फिन के बारे में पढ़ा था, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसके बारे में। तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि विच इज़ आवर नेशनल वाटर एनिमल। हमारा नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है। जैसे हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, वो टेरिस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन का। ऐसी वाटर का नेशनल एनिमल हमारा कौन सा है, वो है हमारा इन द ईयर 2019 में गंगटिक डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटर एनिमल। तो जो गंगटिक वाटर डॉल्फिन है वही हमारा नेशनल वाटर एनिमल भी डिक्लेयर किया गया 2009 में। डॉल्फिन हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस एज अ टाइगर हैज़ इन ए फॉरेस्ट। जैसे एक जंगल में टाइगर की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही वाटर में किसकी इम्पोर्टेंस है, डॉल्फिन की। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वेस्टर्न घाट, यहाँ आपको वेस्टर्न वर्ड समझ आ रहा है, तो इससे ये तो कुछ पता चलता है कि इंडिया के कौन से पार्ट में होगा, वेस्ट पार्ट में होगा, नियर बाई वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। और वेस्ट पार्ट में इंडिया के वेस्ट पार्ट में पानी है, तो वहाँ वेस्टर्न कोस्ट है, यानी पानी का जो किनारा है उस जगह ये वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट इज़ ए वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और ये वर्ल्ड फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, 1,60,000। इन विच स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला आर इंक्लूडेड। इसमें कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं आपके वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। जैसे कल हमने ईस्टर्न हिमालय के स्टेट्स में देखा था, उसमें कौन कौन से आ रहे थे, ईस्ट हिमालय आज आ रहा था, उसमें असम था, अरुणाचल प्रदेश था, सिक्किम था और वेस्ट बंगाल था। ऐसी इनमें ये 3 हैं। तो जैसे कल हमने उनको याद करने की एक ट्रिक बनाई थी, ऐसी इनकी भी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक है आपकी, आप बस एक वर्ड याद रख लीजिए वेस्टर्न घाट में, मक्का। मक्का हम खाते हैं ना, ये मक्कों का सीज़न चल रहा है, बरसात का सीज़न में जब मक्का आती है, खाने वाली जो मक्का होती है। देखिए यहाँ एम ए से क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र, के से क्या हो जाएगा, केरला, और के ए से क्या हो जाएगा, कर्नाटका। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, ये आपके वेस्टर्न घाट्स को याद करने की क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, मक्का। इन दिस रीजन 5916 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। इनमें कितने, इस क्षेत्र में कितने स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, 5916, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 50 स्पीसीज़ आर एंडेमिक। उनमें से 50 कैसी हैं, एंडेमिक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस 140 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स, आउट ऑफ विच 18 स्पीसीज़ आर एंडेमिक। मैमल्स की 140 स्पीसीज़, जिनमें से 80 एंडेमिक हैं। 458 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, आउट ऑफ विच 174 आर एंडेमिक। 260 species of reptile, out of which 174 are endemic. 178 species of amphibian, out of which 130 are endemic. And 191 species of fishes, out of which 139 species are endemic, found in this region. Two main center of biodiversities are अगस्तमलाई हिल्स एंड साइलेंट वैलीज। अब ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला जो स्टेट है, इनमें भी कौन सा स्पेशल जगह है, अगस्तमलाई की पहाड़ियाँ, अगस्तमलाई हिल्स और साइलेंट वैलीज, ये ज़्यादा मेन सेंटर हैं इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8th हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द टर्म ऑफ दियर सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट। देखिए आपने ऊपर पढ़ा था कि ये वर्ल्ड फेमस हॉटस्पॉट है, क्यों है, क्योंकि दिस इज वर्ल्ड्स 8th हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द टर्म ऑफ दियर सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट। इन हॉटस्पॉट में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो तौर तरीके, एफर्ट, प्रयास किए जाते हैं, तो उन प्रयासों में ऑल 34 हॉटस्पॉट में अपना कंट्री का ये हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट जो है वो 8th पोजीशन पर आता है। इस वजह से ये वो प्रयास इतने अच्छे हैं कि इसको 8th पोजीशन पर उन्होंने ला के रखा है। न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना कंटिन्यू टू बी रेगुलरली डिस्कवर्ड इन दिस रीजन डिस्पाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ श्रिंकिंग इकोसिस्टम। श्रिंकिंग इकोसिस्टम मतलब सिकुड़ना इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का सिकुड़ना मतलब इतनी जगह में पहले पेड़ पौधे जंतु रहा करते थे, फिर किसी रीजन से इतना एरिया क्या हो गया, ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, किसी भी रीजन से इतना एरिया अगर डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब ये क्या हो गया है, यहाँ से श्रिंकिंग इकोसिस्टम की तरह हम इसको बोलेंगे। तो
इसके अलावा जहाँ श्रिंकिंग इकोसिस्टम होता है तब भी यहाँ रोजाना या डेली बेसिस, वीकली बेसिस जब भी रिसर्च की जाती है तो यहाँ नई नई फ्लोरा यानी पेड़ पौधों की और फौना की स्पीसीज क्या होती हैं, फाउंड की जाती हैं। फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को और फौना रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को। मेन एनिमल्स फाउंड हेयर आर, अब यहाँ जो कौन कौन से एनिमल्स फाउंड होते हैं वो हैं मालाबार केवेट, एशियन एलिफेंट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी ताहर, लॉइन टेल्ड मकाकाओ मंकी, ईटीसी। इनको आप गूगल पर सर्च करके इनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। लॉइन टेल्ड, ये लॉइन नहीं है, ये बस उसकी पूंछ कैसी है, लॉइन जैसी। मकाकाओ मंकी एक्चुअल में क्या है, एक मंकी है जिसकी पूंछ कैसी है, लॉइन जैसी है। ये आपका सेकंड हॉटस्पॉट हो गया वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। थर्ड आपका आता है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए इसके नाम में दो वर्ड हैं, इंडो और बर्मा। तो इंडो तो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और बर्मा, बर्मा जो नाम है वो अभी जो आपने कंट्री सुना होगा म्यांमार, उसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। ये पहले इंडिया का ही पार्ट था, अब ये दूसरा कंट्री हो चुका है बर्मा, उसका नाम भी अब क्या है, म्यांमार है। तो ये हॉटस्पॉट इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में आता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। दिस ट्रॉपिकल रीजन इज स्प्रेड ओवर चाइना, इन ईस्ट एशिया, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया एंड कवर्स अराउंड 23,73,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये केवल इसमें ही नहीं है, इसका कुछ पार्ट इंडिया और बर्मा में होके जाता है, इसलिए इसको अपन ने इंडिया के लिए क्या बोल दिया, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बाकी काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसे चाइना में, ईस्ट एशिया, एशिया अपन कॉन्टिनेंट है जिसमें सारे कंट्रीज़ हैं, इंडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया तक ये जाता है। इन दिस बिग हॉटस्पॉट एरिया 13,500 species of plants, 433 species of mammals, 1,206 species of amphibians and 1,262 species of fishes are found। ये आपका था इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब नेक्स्ट आता है एंडेमिक स्पीसीज़। हम ये पढ़ रहे हैं कि इन हॉटस्पॉट में सब में एंडेमिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं कुछ कुछ, और उनका यहाँ कंजर्वेशन के एफर्ट चलते रहते हैं। तो ये एंडेमिक स्पीसीज़ होती क्या है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सच स्पीसीज़ विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया विच मीन्स देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्फाइंड ऑफ आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, मतलब उसी जगह उसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी और हर जगह हर किसी इलाके में ये नहीं मिलेंगी, उनको क्या बोल दिया जाता है, एंडेमिक स्पीसीज। जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कन्फाइंड ऑफ मतलब उनका जो वितरण है, जिस तरह वो नेचर में है वो एक स्पेशल लिमिट में ही है, उतने एरिया में तो ये हैं, बाकी एरिया में ये नहीं है। आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज सच एज लेमूर इज लिमिटेड ओनली इन मेडागास्कर आइसलैंड। जैसे लेमूर एक एनिमल है जो कहाँ है, केवल मेडागास्कर आइसलैंड में। सिमिलरली मेटासिको प्लांट इज फाउंड ओनली इन चाइनाज वन वैली। एक प्लांट है मेटासिकोया जो केवल चाइना की वन वैली में ही मिलता है। इसके अलावा नीलगिरी ताहर, लॉइन टेल मकाकाऊ आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि लॉइन टेल मकाकाऊ कहाँ मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। हेंस एंडेमिक मीन्स स्पीसीज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस एंड आर नॉट फाउंड इन अदर प्लेसेज ऑफ द वर्ल्ड। तो एंडेमिक स्पीसीज का एक मतलब क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलती हैं, हर जगह पूरे वर्ल्ड में ये नहीं पाई जाती हैं। दीज आर एंडेमिक स्पीसीज। ये देखिए लॉइन टेल मकाकाओ और नीलगिरी ताहर की फ़ोटोज़ यहाँ दी गई हैं। द मेन रीज़न फॉर एंडेमिक नेचर ऑफ एनी स्पीसीज इज क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दैट रीजन एंड देयर रिलेशन अमॉन्ग द एनिमल्स। अब ऐसा क्यों है कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही मिल रही हैं, बाकी एरिया में नहीं मिल रही, क्योंकि उस एरिया का जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, रेनी होते हैं, वो ड्राई जगह है, बरसात पानी ज़्यादा है, या वहाँ गर्म जगह है, इन सब के बेस पर ये डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ वहाँ क्यों है, क्योंकि उस जगह का एनवायरनमेंट उन स्पीसीज़ के लिए मोस्ट सूटेबल होता है, इसलिए वो वहीं रह सकते हैं। बाकी कहीं लेके जाएंगे तो वो उनको कमज़ोर हो सकते हैं, वो उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, ETC कैन बी हैपन। ड्यू टू लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ दीज एंडेमिक स्पीसीज देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ दियर एक्सटिंक्शन। अब ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाती स्पीसीज़, तो वहाँ उनका फर्टिलिटी भी कम होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती हैं, तो इनका एक्सटेंट होने का खतरा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हैंस स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी गिवन फॉर देयर कंजर्वेशन।
और इसलिए इन एंडेमिक स्पीसीज़ को बचाने के लिए इन पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है और उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड का उस पर ध्यान रहता है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, डोडो बर्ड विच वाज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ मॉरिशस आइसलैंड बाय डिस्कवर्ड इन 1658। डोडो एक बर्ड था जो केवल मॉरिशस आइसलैंड पर मिलता था। वो कब ढूंढा गया? 1658 ईयर में ढूंढा गया। बट ग्रोइंग एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दिस आइसलैंड एंड हंटिंग ऑफ दिस बर्ड, द बर्ड इज नाउ एक्सटिंक्ट। और ह्यूमन यहाँ लगातार आते रहे, उन्होंने इस पक्षी का शिकार किया, तो अब ये क्या हो चुका है? एक्सटेंट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इट वॉज लास्ट सीन इन ईयर 1681। लास्ट कितने साल पहले देखा गया था? 1681 में। देखिए, डिस्कवर हुआ 1658 में, 1681 पर एक्सटेंट हो गया। इसको एक्सटेंट होने में कितने साल लग गए? 23 ईयर्स के अराउंड इसको एक्सटेंट होने में लग गए। केवल 23 ईयर्स में ये क्या हो चुका है? एक्सटेंट। ये फोटोज देखो लेमूर की दी गई है, जो मेडागास्कर आइसलैंड में मिलता है, और ये आपका डोडो बर्ड जो अब क्या हो चुका है? एक्सटेंट हो चुका है। ये आपके तीनों हॉटस्पॉट का बेसिक आइडिया था, इंट्रोडक्शन था। एक बार मैं आपको इनको मैप पे और बता देता हूँ कि ये अपने इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। वैसे तो इनके नाम में इनकी डायरेक्शन है, फिर भी आप देख लीजिए। ये प्यारे भारत का जो मैप है, इसमें हम अपने तीनों हॉटस्पॉट्स के बारे में देखेंगे, जो हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। देखिए, ये साइड है जो अपने कंट्री की, ये ईस्टर्न साइड है, दिस वन इज़ वेस्टर्न साइड, ये नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड। इस तरह होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ईस्टर्न हिमालयन जो घाट होगा वो इस तरफ होगा, वेस्टर्न घाट जो होगा वो इस तरफ होगा, और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालयन में हमने देखा था कौन कौन सी जगह आ रही थी। ईस्ट हिमालय वहाँ आ रहे थे, असम आ रहा था, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो देखिए, आप जो ईस्ट हिमालय जो हॉटस्पॉट होता है वो आपका कहीं इस तरफ सिचुएटेड होता है। ये जो एरिया है ये आपका ईस्ट हिमालय हॉटस्पॉट को डिनोट करता है। इसमें देखिए, आपको मैं अपने स्टेट शो कर देता हूँ। यहाँ ईस्ट हिमालयाज़ की रेंज होती हैं नेपाल से लगते हुए। नेपाल अपना नाइबर कंट्री हो गया। यहाँ आपको ये असम दिख रहा होगा, असम के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, और ये बीच में सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में ये पिंक कलर का जो पार्ट है ये सिक्किम है। यहाँ आपका कौन सा? ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट इंडिया का सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका आता है वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट जो है वो देखिए अब किस किस से था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। तो ये आपका महाराष्ट्र स्टेट है, ये कर्नाटका और ये केरला, ये तीनों मिलकर यहाँ क्या बना देते हैं? वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट आपका यहाँ बना देते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। तो इंडो बर्मा मैंने आपको क्या बताया कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच में हॉटस्पॉट है वो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। तो म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो ये देखिए, यहाँ पे म्यांमार लिखा हुआ है, ब्रैकेट में बर्मा भी लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा आपको एक एरिया दिख रहा है वाइट वाइट कलर का, ये पूरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट होता है, जिसमें से कुछ पार्ट यहाँ पर इंडिया का भी क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है। इस तरह ये तीनों वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट इंडिया में सिचुएटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी इज़ वन नेचुरल रिसोर्स इन विच वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव टू नेचुरल एंड बायो रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म नेचुरल और बायो रिसोर्सेज को क्या करते हैं? गेन करते हैं। दिस फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस। इनसे ह्यूमंस की बेसिक नीड, ह्यूमन जो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है, वेजिटेरियंस को वेजिटेरियन फूड मिलते हैं, मानसून्स आते हैं, बरसातें होती हैं, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज, ये सब नेचर के इन सारे कंपोनेंट से मिलकर आपस में इनका कोरिलेशन होता है, उससे ये सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो जब तक हम इनको प्रॉपर वे में कंजर्व करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा नेचर हमें रेस्पॉन्स देगी, हमारे लिए हेल्पफुल होगी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएशन इन द लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उनके बीच में वेरिएशन है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप जितने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के टाइप्स को देखोगे उतना ही हमें इंटरेस्टिंग होगा। वी कैन सी बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक
एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी कई सारे हैबिटेट मतलब रहने की जो जगह होती है, निवास जो होते हैं, उन एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। जैसे जो पानी में मिलेगी वो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, जो ज़मीन पर मिलेगी वो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल में भी छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या बोली जाएगी, सॉइल बायोडाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी ऑन माइक्रो लेवल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू केमिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी। अब अगर हम और माइक्रो लेवल और डिटेल में जाकर देखें तो इसी को हम कौन कौन सी डाइवर्सिटी में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल डाइवर्सिटी, एट्रीब्यूटेड का मतलब डिवाइड होना, जेनेटिक डाइवर्सिटी और फंक्शनल डाइवर्सिटी। ऑल्सो देयर इज ए डाइवर्सिटी विद रेफरेंस टू जेंडर एज मेल एंड फीमेल, एज एंड साइज। इसके अलावा देखिए मेल और फीमेल के फॉर्म में भी डिफरेंस है ऑर्गेनिज्म में, एज के हिसाब से, साइज के हिसाब से भी डाइवर्सिटी मिलती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स हैं बायोडाइवर्सिटी की जिसके फॉर्म में देखी जा सकती है। देखते हैं हम वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। सबसे पहले आपकी आती है इकोनॉमिकल वैल्यू।